नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय से। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के मूल्यांकन यानी आकलन से जो हमारा सब्जेक्ट है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कई बार मैं पिछले वीडियोस में जब से भी वीडियोस डाल रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से दोस्त जो हैं हमारे, जो यानी शिक्षक मित्र जो आप हम लोग हैं, कई दिनों से ये कह रहे हैं कि सर जो क्वेश्चंस आपने प्रोवाइड किए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ में अगर आप उनके साथ में नोट्स भी अवेलेबल कराते तो वो इजी हो जाता हमारे लिए। तो दोस्तों, उसी चीज़ को समझते हुए कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्दी जल्दी आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ। थोड़ा समय के अभाव के कारण दोस्तों, समय पे आपको जितनी जल्दी देनी चाहिए उतना मैं शायद उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि जितने जल्दी हो सके आपको जो चीज़ें आप कभी भी डिमांड करते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी कॉल करके बात करते हैं, तो मैं उनको वही बताता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने व्यक्तिगत कामों में भी व्यस्त रहता हूँ, उसके बाद कुछ समय निकाल कर आप लोग के लिए भी बनाने का प्रयास करता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए खैर, देखते हैं हम लोग और आज के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी बातें मैं करने लगता हूँ जब आपसे बात करने लगता हूँ, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आकलन और मूल्यांकन, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो भी कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसको एज ए नोट्स यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको रीडिंग वे में ही करूँगा, जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं आपको बताता हुआ भी चलूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है हर बार की तरह, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या फिर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो, तो प्लीज़ भैया नीचे वाला बटन दबा दें आप, जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, और आप चैनल को जोड़ लें अपने आप, यानी कि चैनल के साथ में जुड़ जाएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे जाते जाते, तो आप एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल को जांचने एवं परखने के लिए मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे समझ लिया कि भाई शैक्षणिक प्रक्रिया जो होती है, यानी कि एजुकेशनल प्रोसेस जो होता है हमारा, उसमें जो शैक्षणिक उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं निर्धारित, कि भाई जब बच्चे को शिक्षा दी जा रही है तो किस उद्देश्य से दी जा रही है, और जब बच्चा वो उद्देश्य प्राप्त कर लेगा तो वो क्या चीज़ें सीख लेगा। यानी कि उदाहरण के लिए पहले ये होता है कि जब क्लास 1 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अल्फ़ाबेट्स के बारे में, हिंदी के व्याकरण के बारे में, अंग्रेजी के व्याकरण के बारे में सिखाया जाए। तो ये क्या होता है, हमारे उद्देश्य होते हैं। और अब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि भाई हर दिन 1 घंटे का जो है आपका इंग्लिश का विषय होगा, अगले घंटे में आपका हिंदी पढ़ाया जाएगा, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, ये किस हद तक प्राप्त कर ली गई हैं, विद्यार्थी द्वारा उन विषयों में कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया गया, इसको जांचने और परखने के लिए जो है आप मूल्यांकन और मापन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है कि मूल्यांकन, या अगर आपसे मूल्यांकन पूछ ले या मापन पूछ ले, आप दोनों में ये डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं कि भाई शैक्षिक उद्देश्यों की और लक्ष्यों की प्राप्ति को मापने के लिए, खासतौर पर अगर विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो उनकी उपलब्धि को मापने के लिए हम लोग मापन और मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कक्षा की, आगे यहाँ पे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी एक बनता है 2 नंबर का दोस्तों, कि कक्षा की अध्यापन प्रक्रिया में छात्र के तीनों ही पक्ष। अब देखिए यहाँ पे आप समझ गए यहाँ से क्या क्वेश्चन बना, कि जो क्लास में पढ़ाई होती है, जो कक्षा में अध्यापन की प्रक्रिया होती है, उसके 3 उद्देश्य होते हैं। तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 3 उद्देश्य क्या होते हैं। कक्षा अध्यापन की प्रक्रिया में छात्रों को पढ़ाने की प्रक्रिया के हमारे मुख्य 3 उद्देश्य कौन से। तो पहला उद्देश्य है तीनों ही पक्ष, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोशारीरिक पक्ष, जिसे कि साइकोमोटर पक्ष भी कहते हैं, का विकसित होता है। तो जब अध्ययन प्रक्रिया होती है तो उससे ये तीनों पक्ष विकसित होते हैं। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, CA और P, कैप। कैप का मतलब साइको, ये आपका कॉग्निटिव हो गया, ये अफेक्टिव, और ये साइकोमोटर हो गया। तो कैप वर्ड याद रखिए, ये आपके 3 पक्ष होते हैं जिनका कि शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा विकास करने का उद्देश्य होता है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझेंगे निष्पत्ति परीक्षणों के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष तथा मापन किया जा सकता है। यानी कि जो विषय का ज्ञान होता है, जो हमारा शैक्षणिक जो ज्ञान होता है, वो तो निष्पत्ति परीक्षण यानी कि जिसको हम लोग अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपका ओरल टेस्ट होता है, मौखिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होता है, आपका आपके लिखित परीक्षा होती है। इसके माध्यम से आपकी विषय संबंधी ज्ञान की तो जांच हो जाती है, किंतु भावात्मक एवं मनोशारीरिक पक्ष का मापन अत्यधिक कठिन होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी भावनाओं के रूप में, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में आप कितने सक्षम हैं, अब भावात्मक रूप से आप कितने विकसित हो चुके हैं, कितना आपने सीखा है अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना, ये चीज़ें, साथ ही साथ शारीरिक रूप से आपका कितना विकास हो रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से आपका कैसा विकास हो रहा है, ये परीक्षण के माध्यम से, खासतौर पे अचीवमेंट टेस्ट, ओरल या रिटन टेस्ट के माध्यम से आकलन और मापन कर पाना अत्यधिक कठिन है। तो इसके लिए हम मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अतः इन पक्षों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और ये अधिक उपयोगी मानी जाती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार होती है। ऐसा नहीं होता है कि महीने में एक जो टेस्ट होता है उस तरह से, या साल में जो एक टेस्ट होता है उस तरह से। मूल्यांकन की प्रक्रिया रोज चलती है। शिक्षक हर दिन अपने छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है और उसी आधार पे अपने पढ़ाने के तरीके में और जो विषय वस्तु है या जो सोर्सेस है जिनसे वो पढ़ा रहा है उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करता रहता है। तो एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके द्वारा परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, यानी कि जिसको कि हम लोग मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तथा गुणात्मक यानी कि क्वालिटी के रूप में आप दोनों ही प्रकार की सूचनाएं हमसे प्राप्त होती हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या होगा, आपको क्वांटिटेटिव रूप में और क्वालिटेटिव रूप में, दोनों ही रूप में जो बच्चों की उपलब्धि है, जो उन्होंने विकास किया, उसके बारे में आपको सूचना मिल सकती है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को महत्वपूर्ण माना गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों मूल्यांकन के बारे में समझा। अभी आपको यहाँ पे 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। देखिए, पहला कि जो शिक्षण के 3 जो पक्ष कौन से होते हैं, यानी अध्यापन प्रक्रिया के द्वारा 3 पक्षों का विकास होता है, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे रेडी कर लिया, ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला। उसके अलावा आप जो है छोटी सी एक परिभाषा भी यहाँ पे अगर आपसे पूछी जाए 2 नंबर में, तो आप बता सकते हैं कि भाई मापन और मूल्यांकन का क्यों प्रयोग किया जाता है, वो बता सकते हैं। अब उसके बाद आप बता सकते हैं कि मापन के अलावा जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते उसके ऊपर, यानी कि उसके बजाय हम लोग जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया यानी कि इवैल्यूएशन की प्रक्रिया का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में अंतर भी आप थोड़ा समझ गए होंगे कि मूल्यांकन जो है भावात्मक और शारीरिक जो विकास होता है, मतलब व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक जो विकास होते हैं, इन पक्षों को जांचने और मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रिटन टेस्ट यानी कि अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से नहीं किया जाता। जबकि शैक्षणिक उपलब्धि को मापने और आकलन करने के लिए हम लोग अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि आकलन का आशय क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आकलन का आशय क्या है, मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या होता है। आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, एक आपकी सीधी सीधी लाइन आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि असेसमेंट का मतलब क्या है, सूचनाओं को एकत्रित करना। विद्यार्थी के संदर्भ में अगर बात करें तो विद्यार्थी के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना असेसमेंट कहलाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक चीज होती है, आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य परीक्षण असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यानी किया जाता है या किया जा सकता है। तो आकलन करने के लिए असाइनमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है आपका, वो हम लोग करते हैं। आकलन में अब देखें यहाँ पे दोस्तों, आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति के अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो पाए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। देखिए आप समझिएगा इसको कि माफ करिए, इसको सही से हाईलाइट कर दिया जाए कि जो आकलन की प्रक्रिया होती है इसमें छात्रों को ना तो कोई ग्रेडिंग दी जाती है, ना कोई अंक दिया जाता, बल्कि वो अभी तक क्या सीख पाए हैं शिक्षा के माध्यम से, या जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है, अलग अलग कौशल सिखाए जा रहे हैं, उसको किस हद तक वो समझ पाए, अभी उनकी सीखने की प्रक्रिया में क्या कमी रह गई, कौन से ऐसे पक्ष हैं जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनमें उनको अभी सुधार की आवश्यकता है। इस तरह का उनको फीडबैक दिया जाता है और ये सारा काम जो है एक शिक्षक, एक अनुभवी व्यक्ति ही करता है। तो शिक्षक का रोल भी हो जाता है आपका इस तरह से बच्चों को बताने का।
ताकि बच्चों के जो शैक्षिक उद्देश्यों की जो उद्देश्य हैं या जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव। यानी कि जैसे कि मैं बात करता हूँ बोर्ड एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर हम लोग अपने बोर्ड के अभी बीएड के एग्जाम की तैयारी भी आप कर रहे होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान साथियों क्या होता है कि हम लोग जब प्रश्नों के उत्तर लिखकर अभ्यास करते हैं तो हम खुद भी अपना आकलन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि भाई मैं अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए, 15 नंबर का प्रश्न आ जाए, तो क्या मैं इसको सही से 15 नंबर के हिसाब से लिख पा रहा हूँ कि नहीं। तो असेसमेंट हमें उस चीज़ की जांच करने में मदद करता है, ताकि जो अब जब हमें सही में वास्तव रूप में उसको करना पड़े तो उस समय हम पूरी तरह से तैयार हो। तो असेसमेंट एक ऐसा तरीका है जो लगातार होता रहता है। असेसमेंट के माध्यम से हम अपनी कमियों खामियों के बारे में, अपने सबल पक्ष, प्रबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, उसके अलावा कौन से क्षेत्र है जिसमें हमें अधिक सुधार करना चाहिए, कौन सा ऐसा काम है जो करके हम लोग अपने काम की जो गुणवत्ता है और उपयोगिता है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मतलब असेसमेंट से व्यक्तिगत रूप से बहुत सुधार होता है, शैक्षणिक रूप से भी हमको सुधार करने के अवसर मिलते हैं, हमको पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में हमको काम करना है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए, हुबा एवं फ्रीड के अनुसार आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या कर सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुबा के अनुसार उन्होंने बताया कि भाई आकलन जो है ना, सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया। किसके सूचना? छात्र के बारे में। अगर हम बात करें छात्र की, तो छात्र के बारे में सूचना संग्रह, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की प्रोसेस है, और उस इंफॉर्मेशन से फिर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि भाई जिन माध्यमों से वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उससे हमको ये पता चलता है कि भाई विद्यार्थी क्या जानता है, मतलब अभी तक उसने क्या सीखा है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसमें क्या समझ पा रहा है, अपने शैक्षिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है कि नहीं। जिससे इन सारी सूचनाओं से हम इस बात का पता लगा पाते हैं कि शिक्षा के दृष्टि से, उद्देश्यों की दृष्टि से, या शिक्षा के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं छात्र के लिए, वो उसको प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जिससे क्या होता है? छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बहुत ध्यान देना है कि जिससे छात्र के अधिगम में वृद्धि। तो असेसमेंट का पूरा उद्देश्य ये होता है कि छात्र के अधिगम में वृद्धि हो। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, आप इंग्लिश में भी दिया है तो मैं थोड़ा समय बचाने के लिए इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, माफ करिएगा उसके लिए। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान है। यानी कि जो छात्र सीख रहे हैं ना और जो विकास करे, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने का या अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। या किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया। आप समझ गए दोस्तों कि देखिए, इरविन ने कहा कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र के अधिगम एवं विकास को व्यवस्थित आधार पर अनुमान लगाया जाता है। तो इरविन में याद रखिएगा कि इरविन ने बोला है, इरविन जैसे याद है आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने आकलन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया कि जो अधिगम हो रहा है, जो बच्चा सीख रहा है या जो उसमें विकास हो रहा है, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से मापने का, आकलन करने की प्रक्रिया को ही हम लोग जो है आकलन कहते हैं, यानी कि जांचने की प्रक्रिया को जो हम लोग आकलन कहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु को परिभाषित कर, चयन कर, यानी कि जो भी चीज़ें वो सीख रहा है उसके बारे में हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके ऊपर से हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं कि बच्चा किस हद तक चीज़ों को सीख रहा है, ताकि वो जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें वो आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन की आवश्यकता। अब आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, आकलन की आवश्यकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका आता है, आपके 2 नंबर में भी आएगा और आपके 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्नों में भी आता है। तो हम लोग समझते हैं कि भाई आकलन की आवश्यकता क्यों है। नीड ऑफ असेसमेंट। आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा अनुसार उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण, संरचना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आकलन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं को समझाने के लिए पड़ती है। अब देखिए, आकलन की आवश्यकता पड़ती है विद्यालय में जो छात्रों को हम लोग अध्यापन करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए एक विषय हमने पढ़ा दिया, तो उसके बाद हम लोग समझना चाहते हैं कि विषय को उसने कितने अच्छे तरीके से समझा, या फिर बच्चे की रुचि के बारे में, उसके व्यक्तित्व के, उसके पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए,
वो किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसकी हॉबीज़ के बारे में जानने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम लोग आकलन का इस्तेमाल करते हैं। और आकलन के इस्तेमाल से, असेसमेंट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अब जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं, जो बच्चों के लिए आवश्यक है, उसको उपलब्ध कराने के लिए हमें किस प्रकार से आवश्यक बदलाव करने हैं, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो विषय वस्तु हो, जो पाठ्य वस्तु है। तो ये सारी चीज़ों में हमें मदद करता है। तो आकलन जो है हमारी शिक्षण की प्रक्रिया में भी मदद करता है और सीखने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। आइए इसको विद्यार्थियों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं कि आकलन का क्या महत्व है। विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर बात करें साथियों, तो आकलन जो है छात्र क्या जानता है इसको समझने में मदद करता है। छात्रों की रुचियां कौन कौन सी, इसको समझने में मदद करता है। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, ये हम समझ सकते हैं। छात्रों को योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन करने में मदद करता है, यानी कि जो छात्रों की योग्यता है उसके अनुरूप उनको सब्जेक्ट का हम लोग मतलब सिलेक्शन करने में, उदाहरण के लिए जैसे कि आप 10वीं की पेपर दे लेते हैं, इसके बाद कुछ बच्चे जो होते हैं आपका बीकॉम लेते हैं, माफ़ करिएगा, सॉरी, हाँ, इंटर में आपका कॉमर्स के लिए जाते हैं, साइंस के लिए जाते हैं, आर्ट्स के लिए जाते हैं। तो ये हम लोग खैर भारत में तो अपने सुविधा अनुसार और शौक से ले लेते हैं, मगर सही प्रक्रिया ये होती है कि बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा है, कि उसकी रुचियाँ किस में अधिक हैं, किस क्षेत्र में उसको सही में जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आकलन बहुत ही उपयोगी तरीका होता है। तो योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन करने में हमें मदद करता है। इसके अलावा कक्षा में छात्र को उचित स्थान वर्गीकरण करने में, याद हो तो आकलन से हमें यह भी पता चलता है कि भाई अगर बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर है या बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो बच्चे को उसके अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए सुविधाएं। जैसे कि अगर कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको हम लोग बोलते हैं मेधावी बच्चे, तो अगर मेधावी बच्चों को भी हम साधारण बच्चों की तरह ही चीज़ें पढ़ने को देंगे तो हो सकता है उनकी रुचि ना रहे शिक्षा में। और एक बच्चा जो औसत है या किसी भी कारणवश उसका पढ़ने में अभी ध्यान नहीं लग रहा, उसको मेधावी बच्चों की तरह हम बिल्कुल पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ाकर छोड़ दें और सोचें कि वो समझ गया, तो ये दोनों ही तरीके गलत होंगे। तो कक्षा में छात्रों का उचित स्थान वर्गीकरण करें, यानी कि बच्चों की पहचान करने में, उनकी योग्यता को पहचान करने में, ताकि हम उसके अनुसार उनको सुविधाएं दे सकें, शिक्षण की प्रक्रिया में उनके अनुसार बदलाव कर सकें। इन सारी चीज़ों में हमको बहुत मदद की, यानी कि बच्चों के वर्गीकरण करने में मदद करता है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से बच्चों के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना है, कौन से बच्चे हैं जिनको कि मतलब ठीक ठाक है, उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो और अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से वर्गीकरण करने में हमें मदद करता है। अब बात करते हैं अध्यापक के लिए जो है असेसमेंट का क्या लाभ है। छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, नई कक्षाओं को व्यवस्थापन के लिए शिक्षण विधि का मैंने आपको बताया कि देखिए असेसमेंट के माध्यम से, मूल्यांकन से आपको ये पता चलेगा कि भाई जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो कितनी उपयोगी है, कितनी सार्थक हो रही है, बच्चों को सही में लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो मूल्यांकन से शिक्षक को भी ये फायदा मिलता है कि वो अपनी विधियों में आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकता है। साथ ही साथ उसकी जो विधियों में भी विविधता आती है, वो समझ पाता है कि अगर इस तरह के बच्चे हैं तो मुझे अपने शिक्षण की प्रक्रिया में क्या बदलाव करने चाहिए, जिन माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या बदलाव होने चाहिए। तो इस तरह से शिक्षण विधि का सही चयन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा नई कक्षाओं के व्यवस्थापन में, नई कक्षाओं के व्यवस्थापन में मतलब कि अगर आपको किसी विषय के बारे में नई क्लास बनानी है, या फिर जब आप नई क्लास में आते हैं तो बिल्कुल किस तरह से स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें समझने में भी आपको मदद करता है। उदाहरण के लिए बच्चा जब क्लास 6 से पास होकर 7th में जाता है, तो क्लास 6 का जो रिजल्ट है उसके आधार पे उसका मूल्यांकन करके शिक्षक अपने क्लास 7 की तैयारी कर सकता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए, जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को जानने में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, और इसमें हमें मूल्यांकन बहुत ज़्यादा मदद करता है। अपने शिक्षण सामग्री के विकास के लिए, जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन के आधार पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि शिक्षक को अगर छात्रों के बारे में पता हो, उनके व्यक्तित्व के, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता हो, तो वो उसके अनुसार अपनी शिक्षण सामग्री का विकास कर सकता है, जिससे क्या होगा कि वो अधिक प्रभावी तरीके से बच्चों को समझा पाएगा, और बच्चे भी जो शिक्षण की प्रक्रिया है और जो अधिगम की प्रक्रिया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, अधिक से अधिक शिक्षा की प्रक्रिया का लाभ ले पाएंगे। अब देखते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु। देखिए हम लोग असेसमेंट के लाभ के बारे में बात करें, यानी कि मूल्यांकन के क्या लाभ है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, को करिकुलर एक्टिविटीज आप तो समझते होंगे, जैसे कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वाद विवाद, खेलना कूदना, पढ़ाई के अलावा जो विषय के शिक्षा के अलावा जो भी काम हम लोग करते हैं ना, वो करिकुलर एक्टिविटीज में आता है, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आता है। तो इससे फायदा क्या होता है
कि छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए। तो मूल्यांकन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए आपके एक क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेधावी छात्र, ठीक है, एक्सेप्शनल चाइल्ड। कुछ बच्चे होते हैं जो कि खेल में बहुत आगे हैं, यानी कि खेल में उनका ज़्यादा मन लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में रुचि है। तो इन बच्चों की रुचियों के आधार पर जो है हम उनको जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं दे सकते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पेंटिंग अच्छा कर रहा है तो क्यों ना उसको हम लोग पेंटिंग की क्लासेस में एनरोल कराएं, उसको पेंटिंग की क्लासेस के लिए हम लोग प्रोत्साहित करके आप पेंटिंग क्लासेस को ज्वाइन करो। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम लोग उसको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये हमें मदद करता है बच्चे का। ये हम लोग जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, इन सूचनाओं के बारे में, बच्चे के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो बच्चे के मूल्यांकन से हमको बच्चे की रुचि के बारे में पता चलता है और फिर हम उन रुचियों को और अधिक और अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको साधन उपलब्ध करा सकते हैं। कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है ज्ञात करने की रणनीति के निर्माण के लिए। जी हाँ दोस्तों, वही बताया मैंने आपको कि कौन से छात्र किस काम में अधिक उपयुक्त है, किस काम में उसका ज़्यादा मन लगता है, कौन से काम के लिए वो ज़्यादा उपयोगी होगा, किस काम में वो बहुत ही प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इन सारी चीज़ों को तैयार करने में भी हमें मूल्यांकन मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए आपके स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो वहाँ पे वैसे छात्र जिनको कि वाद विवाद में अच्छा लगता है या जो बोलने के कौशल में माहिर हैं, ऐसे छात्रों का हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, छांट सकते हैं, उनका मूल्यांकन करके उनको अलग कर सकते हैं और ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। विद्यार्थियों की संस्कृति, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया वही कि अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग गुण और कौशल होते हैं। तो जैसे कि सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता, इसकी पहचान की जा सकती है और उसके अनुसार बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आपने देखा कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन में भी जो है हमें आकलन इस तरह से मदद करता है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट की प्रक्रिया जो है हमें बहुत मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। अब परिवार के लिए, छात्रों के पालक को छात्र की प्रगति से अवगत कराने के लिए। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है छात्रों की जो प्रगति हो रही है, यानी क्लास में जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उससे भी परिचित रहते कि भाई मेरा बच्चा जो विद्यालय जा रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया में लिप्त है, वो कितना सीख पा रहा है। विद्यालय जाने से उसे जो उद्देश्य थे, जो भेजने का हमारा उद्देश्य था, जो हमारा लक्ष्य है, क्या वो सही से उसको प्राप्त कर पा रहा है, क्या वो सही से बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित हो रहा है। इन सारी चीज़ों को जानने का एक सही तरीका होता है। आगे देख लेते हैं। छात्र की अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देता है। तो मूल्यांकन की मदद से, असेसमेंट की मदद से दोस्तों, जो छात्र है उसकी अधिगम क्षमता यानी सीखने की जो क्षमता होती है। अब जैसे कि आप गणित सिखा रहे हैं एक ही क्लास में, तो सब बच्चे एक साथ नहीं सीख पाते, यानी कि हर एक बच्चे की अधिगम क्षमता अलग अलग होती है। तो इस अधिगम क्षमता को समझने के लिए असेसमेंट हमें मदद करता है। सेम चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा कितना सीख पाया, उसकी अधिगम क्षमता के बारे में हमें जानने में मदद करती है। तो मूल्यांकन ये नहीं, असेसमेंट की मदद से जो है परिवार वाले, माता पिता, पालक जो होते हैं या घर के बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों के असेसमेंट के बारे में यानी कि अधिगम क्षमता के बारे में अच्छे से परिचित हो पाते हैं मूल्यांकन की मदद से। छात्रों की समस्याओं से पालकों को अवगत कराने के लिए, बहुत सारी समस्याएं होती हैं छात्रों को, व्यक्तिगत, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक भी होती हैं या पारिवारिक समस्याएं भी होती है। कुछ समस्याएं जो कि परिवार वालों को पता भी नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों से परिवार वालों को परिचित कराना, ताकि समय से परिवार वाले उसके ऊपर काम कर सके, उस समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए भी मूल्यांकन हमें मदद करता है। छात्रों को विद्यालयीन गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए। अब देखिए, इससे छात्र यानी कि बच्चों के माता पिता को छात्र जो स्कूल में अलग अलग काम कर रहे हैं, उससे अलग अलग जो गतिविधियां में जुड़े हैं उससे संबंधित जानकारी भी प्रदान करने में मूल्यांकन एक सही तरीका है। अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है मूल्यांकन से, तो आपका जो आप मान के चलिए एक रिजल्ट जैसे बच्चा घर में लेके जाता है, तो उसमें अगर आप दिखता है कि भाई स्पोर्ट्स में इसको अच्छे अंक मिले, तो आपको क्या पता चलेगा कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, मैथ्स में अच्छे अंक लेकर आया है, विज्ञान में थोड़ा कम है। तो इस तरह से बच्चों की प्रगति के बारे में भी, एक छात्र के प्रगति के बारे में भी